हेलो स्टूडेंट, मैं अमित प्रताप सिंह भारत माधव ITI ग्रुप के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। बेसिक लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, बेसिक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं धारा। धारा क्या होती है? किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दर होती है उसे हम धारा कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q/T, जहाँ Q आवेश कूलाम में तथा T समय सेकंड में। धारा की इकाई एम्पियर होती है। एम्पियर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। अतः धारा की अन्य इकाई कूलाम प्रति सेकंड भी होती है। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? किसी एकांक आवेश को जब हम अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाते हैं तो उसे लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वोल्टेज कहते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं हमारा यहाँ पे कोई एक आवेश है, इसे हम इस विद्युत क्षेत्र के यहाँ तक लाते हैं। लाने के लिए हमें जो कार्य यहाँ पे करना पड़ेगा वो कार्य ही हमारा क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाएगा? वोल्टेज। यानी हम इसको कह सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज कहलाता है। V बराबर किया गया कार्य W, और किस पे काम कर रहे हैं हम? आवेश पे। जहाँ W किया गया कार्य है और Q आवेश है। अतः वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। एक वोल्ट बराबर कार्य बटे आवेश, यानी कार्य की इकाई जूल और आवेश की इकाई कूलाम। तो इस प्रकार हमारा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम भी
हो सकती है। तो इस प्रकार वोल्टेज की एक अन्य इकाई होती है जूल प्रति कूलम। तो इस प्रकार हमने दो चीज़ देखा। धारा क्या होती है? चालक में आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। धारा I बराबर Q/T, जहाँ Q आवेश है, T समय है सेकंड में, इसलिए धारा की इकाई एम्पियर होती है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। धारा की एक अन्य इकाई हमारी कूलाम प्रति सेकंड भी होती है। दूसरा हमने देखा वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज को V बराबर W/Q, जहाँ W हमारा किया गया कार्य है, Q आवेश है, तो वोल्टेज बराबर जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है प्रतिरोध। जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिधन रोध, यानी किसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध R बराबर रो L/A ओम, जहाँ रो प्रतिरोधकता होती है, L चालक की लंबाई, A चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। चालक की लंबाई को मीटर में लेते हैं और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो रो बराबर हमारा यहाँ पे निकल के आता है R/A/L। रो बराबर प्रतिरोध की इकाई ओम, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर और लंबाई की इकाई मीटर। तो यहाँ मीटर से हमारा मीटर स्क्वायर कट गया, बचा ओम इंटू मीटर। इस प्रकार हमारी रो की इकाई ओम, मीटर
मीटर हुई, जहाँ रो प्रतिरोधकता होती है। आगे देखेंगे हम प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। तो किसी चालक पर तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध में वृद्धि होती है। प्रतिरोध में वृद्धि होती है। अतः चालक धनात्मक ताप गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। केस पहला देखेंगे, यदि 0 डिग्री तापमान पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 हो तथा अल्फा 0 ताप गुणांक हो, तो T डिग्री सेल्सियस तापमान पर चालक का प्रतिरोध होगा। क्या होगा? T बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 T। हम इस सूत्र का उपयोग करके किसी तापमान पर प्रतिरोध निकाल सकते हैं। यदि हमें 0 डिग्री तापमान पर किसी चालक का प्रतिरोध दिया हो और हमसे T डिग्री पर चालक का प्रतिरोध निकालने के लिए कहा जाए, तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके T डिग्री पर प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है? हमारा ताप गुणांक है। अल्फ़ा नॉट क्या है? ताप गुणांक है। ताप गुणांक की इकाई क्या होती है? अल्फ़ा नॉट की इकाई क्या होगी? प्रति डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसमें में हमारा एक केस और बनता है, केस नंबर 2। क्या कहता है हमारा ये केस? यदि किसी चालक का T1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध R1 हो तथा T2 डिग्री सेंटीग्रेड
तापमान पर प्रतिरोध R2 हो एवं तापमान गुणांक अल्फा नॉट हो तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1। यानी कहने की बात यह है कि यदि किसी चालक का तापमान T1 पर प्रतिरोध R1 दिया जाए और तापमान T2 पर प्रतिरोध R2 दिया जाए तो हमें इस संबंध से प्रतिरोध R2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। संबंध क्या होता है? R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1, जहाँ पे R2 क्या है? तापमान T2 पर प्रतिरोध और R1 क्या है? तापमान T1 पर प्रतिरोध। अल्फा नॉट क्या है? तापमान गुणांक, जिसकी इकाई क्या होती है? प्रति डिग्री सेल्सियस। इकाई इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इकाई पे ध्यान से आगे चलते हैं हम प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से संयोजित करते हैं। एक होता है हमारा श्रेणी संयोजन और दूसरा होता है समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन में देखिए क्या होता है। श्रेणी संयोजन में अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध नंबर 1, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। इन तीनों प्रतिरोध को हमें श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए हम करते क्या हैं? सिंपली हम इसमें पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश। अब श्रेणी संयोजन के लिए सबसे पहले हम प्रतिरोध नंबर 1 को उठाते हैं। प्रतिरोध नंबर 1 में 1 1 डैश, इसका प्रतिरोध R1। इसके बाद 2 को उठाते हैं तो 2 के नंबर 2 को 1 डैश से जोड़ देते हैं। ये यहाँ पे हमने 1 डैश से 2 को जोड़ दिया और ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया 2 डैश। नंबर 3 को उठाते हैं और नंबर 3 के 3 को 2 डैश से जोड़ देते हैं। ये हो गया 3 डैश और 1 और 3 डैश के बीच में सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम V वोल्ट की सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I हो जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रतिरोध संयोजित होते हैं उनको हम कहते हैं श्रेणी संयोजन। एक बार फिर से देखें, 3 प्रतिरोध लिया, R1, R2 और R3। R1 के दूसरे सिरे को R2 के पहले सिरे से, R2 के
दूसरे सिरे को R3 के पहले सिरे से जोड़ते हुए सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार हमारा जो संयोजन बन के तैयार होता है, इस संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी संयोजन। इस संयोजन की विशेषताएं क्या होती हैं? तो विशेषताएं में पहली विशेषता ये होती है कि देखिए, इसमें बहने वाली जो धारा होती है सारे प्रतिरोध में एक समान बनी रहती है, यानी धारा क्या होती है हमारी समान बनी रहती है, धारा समान बनी रहती है। दूसरा क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो विभवांतर सारे प्रतिरोध के लिए अलग अलग हो जाता है। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि विभवांतर का विभाजन होता है और धारा समान बनी रहती है, यानी वोल्टेज का विभाजन होता है, किंतु कुल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है? VT। सप्लाई वोल्टेज क्या है? VT बराबर, देखिए हमने यहाँ पे कितने प्रतिरोध लगाए हैं? 3 प्रतिरोध। तो 3 प्रतिरोधों में 3 जगह हमारा वोल्टेज डिवाइड हुआ है, V1, V2 और V3। तो इनका तीनों का योगफल टर्मिनल वोल्टेज VT के बराबर होगा, यानी VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ओम के नियम से ओम का नियम होता है V बराबर I गुणे R। अभी हम इसको आगे देखेंगे ओम का नियम डिटेल से, अभी केवल यहाँ पे ये देखिए कि हमारा संबंध क्या होता है, V बराबर I गुणे R। यहाँ से हम देख रहे हैं कि V बराबर जब IR है तो ये क्या है, ये संपूर्ण परिपथ के लिए लागू होगा। किसके लिए लागू होगा? संपूर्ण परिपथ के लिए। इसी तरह अगर हम इस सर्किट के इस परिपथ के किसी एक भाग में ओम का नियम लागू करना चाहें तो हम क्या लिख पाएंगे? अगर यहाँ पे देखते हैं R1 और V1, R1 और V1 के लिए अगर हम ओम का नियम लिखना चाहें तो हमारी धारा तो पूरे परिपथ में सेम बनी हुई है। हमारी धारा क्या है? हमारी पूरे परिपथ में सेम बनी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे हम V1, R1 के लिए वोल्टेज कितना है? V1 बराबर, धारा तो सेम है, सेम धारा परिपथ की धारा है I और प्रतिरोध कितना है? R1। इस तरह से, इसी तरह हम सेकंड के लिए और थर्ड के लिए भी लिख लेंगे। तो सेकंड के लिए जब हम लिखेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे? V2 बराबर I इंटू R2, और थर्ड के लिए जब लिखेंगे तो V3 बराबर I गुणे R3। क्लियर? अब V1 V2 और V3 के मान समीकरण नंबर 1 जो कि हमारा था VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें रख देंगे। यानी यहाँ पे लिख देते हैं V1 V2 और
V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो VT बराबर हमने क्या देखा, VT बराबर हमने देखा था I गुणे RT बराबर V1 बराबर I गुणे R1 प्लस V2 बराबर I गुणे R2 प्लस V3 बराबर I गुणे R3। यहाँ से हम I कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से ये I कैंसिल हो गया। RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी हमने ये देखा कि श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध आपस में जुड़ते चले जाते हैं। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है एवं परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे धारा घट जाती है। इसलिए इस प्रकार के परिपथ का उपयोग कम धारा एवं अधिक वोल्टेज युक्त परिपथ में करते हैं। स्टूडेंट, आज हम यहीं पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। इसके आगे हम कल देखेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजन। ओके, ऑल द बेस्ट।